हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एंशियन हिस्ट्री में जो आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि टोटल 16 महाजनपद मिलते हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी तक 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी तक लेट हो रहा, हो सकता है कि अगस्त के लास्ट में आए। अगर अगस्त के लास्ट में अगर आता है नोटिफिकेशन, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका नवंबर में तो एग्जाम नहीं हो पाएगा। ओके, तो अभी कब आता है अभी कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट वीक तक आ जाता तो नवंबर में एग्जाम हो जाता। लेकिन अगर लास्ट वीक में आता है तो करीब 20-25 दिन तो आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, तो फिर आपको नवंबर में एग्जाम होना थोड़ा सा कठिन है। फिर भी हमारा जो टारगेट है ये यही है कि नवंबर में एग्जाम हो गई, यानी कि 2 महीने में हमें सारी, यानी कि अक्टूबर तक हमें ये सारा कंप्लीट करना है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम महाजनपद के बारे में। ये बहुत बड़ा आज का वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसमें हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, और मगध में भी पर्टिकुलरली हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो वाला वीडियो जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन आज हम एक देखने वाले हैं कि ये जो 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं या फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। महाजनपद से क्वेश्चन हर साल आता है। कभी कभी ऐसा हो कि प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन ना आए यहाँ से, अदरवाइज हर साल यहाँ से देखने को मिलता है। सिंपली महाजनपद का नाम पूछा जाता है, उसका कैपिटल पूछ दिया जाएगा, किसी वहां के शासक या रूलर का नाम पूछ दिया जाएगा, यही सब पूछा जाता है। तो एक होलिस्टिक रूप से, एक समरी के तरीके से हम पूरे 16 महाजनपद के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम जो कवर करने वाले हैं ये 600 बीसी से लेके 680 तक का होगा। इससे पहले हमने कवर किया था वैदिक पीरियड में। तो वैदिक पीरियड आपका करीब 600 ईडी सॉरी बीसी से लेके, या फिर यूं कह लीजिए कि 1950 बीसी, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है, तब से लेके आपको करीब 600 बीसी तक का समय था, जिसमें आप शुरू का जो 500-600 साल होता है, जिसमें हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ऋग वैदिक पीरियड के बारे में, और बाकी के 1000 से लेके 600 बीसी के जो समय होता है, इसमें हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये अब पढ़ेंगे हम 600 बीसी टू 600 एडी। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। महाजनपद को पढ़ना ही है। महाजनपद के अलावा यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन्स भी होते हैं। हम बौद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ताज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो कई सारी चीजें इसमें आती है। तो ये जो पहला टॉपिक इसमें होगा, महाजनपद होगा। तो इसमें मेनली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, 600 से लेके 600 बीसी से लेके 600 एडी के बीच में। तो ये जो समय होता है, जिस समय आप देखेंगे कि स्टेट्स और नेशंस और जो एम्पायर्स होते हैं, साम्राज्य होते हैं बड़े बड़े, उनका इवोल्यूशन होता है और उनका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ओके, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि फॉरेन स्टेट्स के साथ जो पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, वो भी आपके इसी पीरियड में स्टार्ट होता है। इससे पहले जैसे कि हड़प्पा के समय पे ट्रेड वगैरह हुआ करता था मेसोपोटामिया, रोमन एम्पायर या फिर ईरान, इराक के साथ इधर। ओके, बट वो इकोनॉमिक रिलेशन था, वो ट्रेड से रिलेटेड है, वो पॉलिटिकल रिलेशन नहीं था। तो पहली बार फॉरेन कंट्रीज के साथ इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पॉलिटिकल रिलेशन होता है, वो आपको इस पीरियड में देखने को मिलता है। ओके, जब महाजनपद आते हैं उस समय आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय आपको सोसाइटी में कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो कास्ट था या कास्ट सिस्टम था, वो काफी रिजिड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नाउ ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलीजन, जैसे कि हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे, जैनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो नए यहाँ पर रिलीजन्स का भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है इस पीरियड में। इसके अलावा आयरन का एक्सटेंसिव यूज यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। वैसे आयरन की जो डिस्कवरी थी 1000 बीसी के आसपास यहाँ पर हो जाती है, लेकिन अभी तक उस समय तक आयरन का एक्सटेंसिव यूज नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर इस समय में 600 बीसी से स्टार्टिंग यहाँ से आयरन का बड़े स्तर पर यहाँ पर यूज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन सब की वजह से आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और खास करके नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला जो आजकल एरिया है, यहाँ पर ये आपको 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। ये जो 16 महाजनपद है, इनकी हमें जानकारी जो मिलती है, कहाँ से मिलती है? एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन लिटरेचर है जिसका नाम है भगवती सूत्र।
तो ये दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ से पूछा जाता है कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी इनमें से कौन से लिटरेचर से मिलती है, या इनमें से कौन सा लिटरेचर बुद्धिस्ट लिटरेचर है या नहीं है, कौन सा जैन है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय, हिंदी में इसको इस तरीके से लिखते हैं अंगुत्तर निकाय। ओके, और ये आपका भगवती सूत्र। तो यहाँ से भी हमको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला महाजनपद जो कि काशी, जो आज का बनारस वाला एरिया है। तो काशी महाजनपद का जो कैपिटल हुआ करता था ये बनारस या फिर वाराणसी जिसे कहते हैं, जो कि बचा था कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर वरुणा एंड अस्सी। अस्सी घाट है ना, आज भी बनारस में एक अस्सी घाट है। तो उस समय 80 रिवर हुआ करती थी। तो 80 नदी और वरुणा नदी का जो कॉन्फ्लुएंस था, जहां पर ये मिलती थी दोनों नदियां, वहीं पर काशी बसा हुआ। ठीक है, ये भी याद रखना है। रिवर्स भी पूछे जाते हैं कि ये जो महाजनपद से इनमें से कौन सा ये आपको इस रिवर के किनारे बसा था, या फिर ये महाजनपद किस रिवर के किनारे बसा हुआ था। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ऑल्सो काशी के साथ देखेंगे कि इनका जो कौशल और मगध के साथ हमेशा कंपटीशन रहता था, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। वैसे मगध वालों का तो कॉन्फ्लिक्ट अपने आसपास के सबके साथ चलता था और लगभग सभी को उन्होंने अपने में मिला लिया था, चाहे काशी हो चाहे वैशाली हो, तो कौशल और मगध के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता था। और इसी बीच में देखेंगे मगध के एक राजा हुआ करते थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था कि काशी को जीत के काशी को मगध में मिला लिया था। तो ये एक आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे हम जब मगध पढ़ेंगे तो वहां पर अजातशत्रु की बात दोबारा करेंगे। सेकंड बात करते हैं कौशल की। तो कौशल जो पड़ता है ये ईस्ट यूपी का अवध वाला रीजन, और जो अवध वाला रीजन है वहां पर कौशल था। और कौशल जो था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था। यहाँ पर कौन सी रिवर बहती थी? सरयू रिवर बहती थी। तो सरयू रिवर जो थी वो अवध को दो पार्ट में डिवाइड करती थी। एक होता था आपका कौशल को, तो नॉर्दर्न कौशल, और एक होता था आपका साउदर्न कौशल। दोनों के जो कैपिटल थे वो अलग अलग हुआ करते थे। नॉर्दर्न कौशल का जो कैपिटल हुआ करता था वो श्रावस्ती था, जो बाद में बदल के अयोध्या और साकेत हो गया। ठीक है, तो इनिशियली इनका जो कैपिटल था नॉर्दर्न कौशल का वो श्रावस्ती में हुआ करता था, और बाद में उन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया अयोध्या और साकेत में। और वहीं साउदर्न कौशल की बात करें तो इनका कैपिटल कुशावती हुआ करता था। कौशल किंग यहाँ पर जो प्रसेनजित है वो बुद्धा के कंटेम्पररी थे। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन शासक थे वो बुद्धा के कंटेम्पररी हुआ करते थे, यानी कि बुद्धा के समय पर थे। तो कौशल के राजा जो प्रसन्नजित थे वो बुद्धा के कंटेम्पररी हुआ करते थे। और इस कौशल को भी अजातशत्रु ने अक्वायर कर लिया था और मगध में मर्ज कर लिया था। इसके बाद अंग की बात करें, अंग जो कि बिहार के आपको मुंगेर, मुंगेर, ओके, तो बिहार के मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वही अंगराज या अंग देश जो आपको मगध में मिलता है, जहां के कर्ण हुआ करते थे। तो कैपिटल इसकी राजधानी आपको चंबा में मिलेगी। यहाँ पर भी देखेंगे मगध के किंग जो बिंबिसार थे, उन्होंने अंग जो किंग थे बृहदत्त या बृहदत्त इनको भी कहा जाता है, बृहदत्त कहीं लिखने को मिलता है इस तरीके से। ठीक है, तो बृहदत्त को इन्होंने हरा के उसको भी मगध में मर्ज कर लिया। तो इसी अंग का आपको महाभारत में भी उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मगध की। तो मगध जो था अपने जितने भी 16 महाजनपद थे उनमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल या सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग था, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट आपको महाजनपद ये देखने को मिलेगा। इसके एरिया की बात करें तो ओल्ड पटना, गया और शाहाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट है ऑफ बिहार, ठीक है, यहाँ पर मगध का आपको एक्सपेंशन देखने को मिलता था। मगध वाल का एरिया यही हुआ करता था। इसके दो कैपिटल हुआ करती थी, एक इनिशियल कैपिटल थी, एक लेटर कैपिटल थी। ओके, तो सेम टाइम पर दो कैपिटल नहीं थी। एक पहले हुआ करती थी कैपिटल जिसको गिरिव्रज कहा जाता था, यानी कि आजकल का जो राजगीर है या फिर राजगृह है। ओके, और बाद में इसका कैपिटल जो था वो ट्रांसफर किया गया पाटलिपुत्रा। जब पाटलिपुत्रा शहर को बसाया गया तब इसका कैपिटल बाद में ट्रांसफर किया गया यहाँ पर, जो कि आजकल का जो पटना वाला शहर है वो पाटलिपुत्रा। ओके, तो इसके दो कैपिटल हुआ करते थे। मगध के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मगध हम एक्सक्लूसिव तरीके से करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वज्जी आते हैं। तो वज्जी ये
गंगा के नॉर्थ में आपको मिलेंगे। ये जो आपको महाजनपद था गंगा के नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ बिहार की तरफ तिरहुत वाला जो रीजन है वहां पर वज्जी मिलते थे। वज्जी जो था ये मेनली किसी एक का शासन यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर जो 8 गण हुआ करते थे उनका संघ हुआ करता था, यानी कि ग्रुपिंग था। एक तरीके से कह ले कि ये रिपब्लिक एक स्टेट की तरह था, या रिपब्लिक महाजनपद की तरह था ये। ओके। एंड इसमें भी जो सबसे इन्फ्लुएंशियल या इफेक्टिव जो गण थे उनका नाम था लिच्छवी। और लिच्छवी लिच्छवी का भी आपको मगध के साथ चलता है। तो वैसे लिच्छवी और मगध के बीच में तो मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन जब अजात शत्रु आता है तो फिर वो सारे रिश्तों को तोड़ के खत्म करता है और फाइनली वो वज्जी के साथ लड़ाई लड़ता है लिच्छवियों के साथ, और उसको फिर मगध में मिला लिया जाता है। लेकिन यह था कि वज्जी को मगध में मिलाने के लिए अजात शत्रु को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये क्या था ना कि यहाँ पर यूनिटी थी, ये इनको तोड़ना आसान नहीं था। तो इनके बीच में फूट डाला गया अजात शत्रु के द्वारा, और तभी वो यहाँ पर वज्जियों को या लिच्छवियों को यहाँ पर हरा पाते हैं। ओके। इसका कैपिटल वैशाली था, आज भी है वैशाली डिस्ट्रिक्ट आपको, जो कि पटना के गंगा के पार में पड़ेगा। पटना से आप जाएंगे तो उधर। ओके। मल्ल राज, या फिर आपको मल्ल इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एक मल्ल राज था या फिर मल्ल महाजनपद था। ये भी एक रिपब्लिक स्टेट था, जिस तरीके से वज्जी था रिपब्लिक स्टेट, तो ये भी रिपब्लिक स्टेट था। तो यहाँ पर भी लोग जो सिलेक्ट होके जाते थे या इलेक्टेड लोग थे वही यहाँ पर शासन करते थे। तो जो मल्ल महाजनपद था ये भी 2 पार्ट में डिवाइड था, और पहला पार्ट जो था उसका कैपिटल कुशीनारा हुआ करता था, और दूसरा कैपिटल पावा हुआ करता था। कुशीनारा आजकल देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, देवरिया यूपी में पड़ता है। तो यूपी का जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट है उसका एक जगह है कशिया। ओके। तो ये कशिया ही उस समय कुशीनारा हुआ करता था। ओके। या फिर कुशीनगर आज भी हम इसको कहते हैं, कुशीनगर कहा जाता है या कशिया कहते हैं। और जो इसका दूसरा पार्ट का कैपिटल था पावा, जिसको पावापुरी भी कहा जाता है। ओके। ये आपको गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ये भी आपका यूपी में है। तो ये सब पूछे जाते हैं, कैपिटल भी पूछे जाते हैं, मॉडल उसका नाम क्या है, कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद इसमें 7वां नंबर महाजनपद आता है, वो है चेदी। ओके। तो इसको चेदी भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको छेदी भी लिखा हुआ मिलेगा। ओके। तो चेदी और छेदी आपको याद रखना। ये हुआ करता था ऑन बैंक ऑफ यमुना, बुंदेलखंड वाला रीजन जो था, बुंदेलखंड साइड आप कह सकते हैं कि यूपी वाला रीजन है ये बुंदेलखंड। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो शोथथिवाती थी, शोथथिवाती, इस तरीके से शोथथिवाती। ठीक है। इसकी राजधानी शोथथिवाती हुआ करती थी। यहाँ के किंग हुआ करते थे शिशुपाल, जिसका जिक्र आपको महाभारत में मिलता है, जिसको कृष्ण ने मारा था। ओके। तो शिशुपाल की 100 गालियां या 100 जो भी चीजें थी वो माफ थी। ओके। आपने पढ़ा था। तो ये शिशुपाल आपको छेदी या चेदी से बिलोंग करते थे। वत्स, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता है वत्स महाजनपद, और वत्स स्टेट जो था बैंक ऑफ यमुना रिवर, रिवर का नाम भी आपसे पूछा जाता है। कैपिटल इसका कौशाम्बी था, कौशाम्बी जो आज जो इलाहाबाद के पास में, इलाहाबाद जिसका नाम आजकल चेंज होके प्रयागराज हो गया है, तो ये इलाहाबाद के पास में कौशाम्बी एक डिस्ट्रिक्ट है। यही उस वत्स जो महाजनपद था उसका कैपिटल थी। यहाँ के किंग हुआ करते थे उदयन, और ये भी क्या था, ये बुद्धा के कंटेम्पररी थे। ओके। यानी कि बुद्धा के समय में थे। वत्स और अवंती में हमेशा आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। ये एक दूसरे के कंपटीटर हुआ करते थे, सत्ता के लिए या प्रभुत्व के लिए हमेशा एक दूसरे में लड़ाइयां चलती रहती थी। इसके बाद जिक्र आता है कुरु का, कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद आपको अगेन महाभारत याद होगा। तो कुरु वंश कौरवों का जो वंश था, तो ये आपको दिल्ली मेरठ वाला जो रीजन है यहाँ पर पड़ता है, और इसका कैपिटल हुआ करता था इंद्रप्रस्थ, यानी कि दिल्ली। और दिल्ली में जो पुराना किला है, पुराना किला के आसपास वाला जो रीजन था ये वही इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। ध्यान रखिएगा ये हस्तिनापुर से अलग है। एक कौरवों के समय में एक हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर, और एक आपको इंद्रप्रस्थ था। हस्तिनापुर जो हुआ करता था उस समय यहाँ के जो राजा हुआ करते थे जो दुर्योधन के पिताश्री थे,
और उसके बाद ये जो इंद्रप्रस्थ था ना, ये इंद्रप्रस्थ पांडवों को मिला हुआ था, लेकिन बाद में जो जुए का खेल हुआ था, उस खेल की वजह से इंद्रप्रस्थ को भी कौरवों ने हड़प लिया था। वैसे जो कौरव डायनेस्टी है, कौरव हम कहते हैं, वो कौरव में वो 100 कौरव भाई भी आते हैं, और पांडव को भी कुरु वंश का ही कहा जाता है, क्योंकि वो सभी भाई ही थे, तो कुरु वंश के ही सभी थे वो। लेकिन कौरव की बात हम कहते हैं तो पर्टिकुलरली हम उन 100 कौरवों की बात करते हैं। तो इनका कैपिटल जो था इंद्रप्रस्थ में। पंचाल की बात करते हैं तो पंचाल जो था ये भी दो पार्ट में डिवाइड था, एक नॉर्दर्न पंचाल और एक साउदर्न पंचाल। तो नॉर्दर्न पंचाल की जो कैपिटल थी वो थी आही छत्रा। आही छत्रा इस तरीके का, आही छत्रा, या इस तरीके से भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, आही छत्रा। आही छत्रा हिंदी में लिखने में बहुत मुसीबत होती है। आई चतरा, ओके। आजकल का जो बरेली वाला एरिया है यूपी का, वो आपको आई चतरा वाला रीजन है। और वही जो सौदर्न का पंचाल था, उसका कैपिटल जो था वो काम्पिल्ली, यानी कि यूपी का फरुखाबाद वाला रीजन जो था वो काम्पिल्ली के अंदर में आता। सुरसेना, सुरसेना जो महाजनपद था, ये भी आपको यमुना रिवर के किनारे मिलेगा। यहाँ का कैपिटल मथुरा था, और मथुरा जो कि यदुवंशियों की यहाँ पर रूलर होती थी। यदुवंशी मतलब जो यादव हुआ करते थे, उनका यहाँ पर रूल था मथुरा में। फेमस फॉर ट्रेड एंड रिलीजियस टाउन, रिलीजियस टाउन की तरफ मथुरा को कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, मथुरा एंड वृंदावन वाला एरिया। और ये ट्रेड के रूप में भी काफी फेमस था, क्योंकि जो ट्रेड रूट हुआ करता था उस पर ये पड़ता था। ओके, यहाँ के जो किंग हुआ करते थे अवंती पुत्र, ध्यान रखिएगा ये अवंती के पुत्र नहीं थे, इनका नाम ही है अवंती पुत्र। तो यहाँ के किंग, सुरसेन के किंग अवंती पुत्र, ये भी बुद्ध के क्या थे, कंटेम्पररी थे, उनके समय में ये मौजूद। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो मत्स्य। मत्स्य इस तरीके से, तो मत्स्य महाजनपद हुआ करता था, ये राजस्थान में पड़ता था। तो राजस्थान का भरतपुर, जयपुर और अलवर डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया था, ये मत्स्य या फिर मत्स्य देश के नाम से इसको जाना जाता था, और इसकी राजधानी जो थी ये विराट नगर थी, या फिर विराट भी लिखा जाता है और विराट भी लिखा जाता है। ओके, विराट नगर और विराट नगर या फिर बैरात भी इसको कहते हैं। ओके, इसका भी जिक्र आपको महाभारत में मिलेगा। कैसे, जब पांडव आपको अज्ञातवास में रहते हैं 1 साल के लिए, तो उनका जो 1 साल का अज्ञातवास गुजरता है वो आपको मत्स्य देश में ही, विराट नगर में ही गुजरता है। ओके, तो इस वजह से महाभारत में भी आपको इसका जिक्र मिलता है। ये सब याद रखना है, ये सब आते हैं क्वेश्चन। तो ये वही महाजनपद था। इसके बाद 13 नंबर जो आता है अश्मक, या जिसको अशक भी कहा जाता है, इस तरीके से अश्मक या फिर अशक भी कहते हैं इसको। ओके, ये आपको गोदावरी नगर के किनारे मिलेगा, ये महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। तो महाराष्ट्र का जो आजकल वाला एरिया है पैठान या फिर प्रतिष्ठान, पैठान या फिर प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र का रीजन, ये वाला जो रीजन था, यहाँ पर आपको अशनाक या फिर अशक, ये महाजनपद देखने को मिलेगा। जो इसका कैपिटल था ये पोतन कैपिटल था, इसको लिखते हैं इस तरीके से, पोतन ये जो कैपिटल था हुआ करता था। और ये फेमस था फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड किए जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर अवंती। तो अवंती जो कि आपको ये मिलता था, जो सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा है, मध्य प्रदेश के आसपास वाला एरिया, ये आपको वहां पर मिलता था। तो ये अवंती भी 2 पार्ट में डिवाइड था, तो एक नॉर्दर्न अवंती और एक साउदर्न अवंती। तो नॉर्दर्न अवंती जो था इसका कैपिटल हुआ करता था उज्जैनी में, ठीक है, उज्जैनी हुआ करता था। और वही साउदर्न अवंती का कैपिटल जो हुआ करता था वो महिष्मती, महिष्मती। ओके, तो ये आपको साउदर्न अवंती का कैपिटल था। ये यहाँ पर जो मगध के रूलर हुआ करते थे उस समय बिंबिसार, उन्होंने अपने एक वैद्य को या फिर डॉक्टर को, उस समय वैद्य हुआ करते थे जिनका नाम जीवक था, उनको यहाँ पर भेजा हुआ था ट्रीटमेंट करने के लिए। किसका ट्रीटमेंट? अवंती के किंग हुआ करते थे चंड
प्रद्योत का नाम था चंड प्रद्योत। इनका ट्रीटमेंट करने के लिए बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेजा हुआ था। तो मगध के साथ इसकी अच्छी अवंती की बनती थी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें गांधार की, तो ये काबुल वैली में पड़ता है, यानी कि अफगानिस्तान में। और ये जो है इसका कैपिटल आपको तक्षशिला, तक्षशिला एजुकेशन के लिए काफी फेमस था। अपने पुराने समय में तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जैसे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी मिलती है। ओके, साथ ही साथ ये ट्रेड काफी काफी इंपॉर्टेंट जगह था, क्योंकि ये सिल्क रोड पर पड़ता था। जो सिल्क रूट था, जो सेंट्रल एशिया के साथ किया जाता था व्यापार, इंक्लूडिंग चाइना, तो ये उसके रूट पर पड़ता था तक्षशिला। तो इससे ट्रेड के लिए भी काफी फेमस एरिया था ये। किंग की बात करें तो यहाँ पर एक पुष्कर शरीन किंग यहाँ पर आते हैं। दिस इज पुष्कर शरीन, ये किंग रहते हैं, जो कि गंधार से बिलोंग करते हैं। और गंधार का भी आपको महाभारत में उल्लेख मिलता ही, गंधार के रहने वाली रहती हैं, गंधारी जो थी। लास्ट महाजनपद की बात करें तो कंबोज। कंबोज जो था ये आपको सेंट्रल एशिया के पामीर वाला जो एरिया है वो एरिया था, जो आजकल तजाकिस्तान है। सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान है ना, तजाकिस्तान के अंदर के पास आसपास बहुत सारी स्थान वाली कंट्री है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ओके, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 कंट्रीज हैं। तो उसमें एक है तजाकिस्तान वाला जो एरिया था, ये कंबोज हुआ करता था। और इसका कैपिटल हाटक या फिर राजपुर था, हाटक या फिर राजपुर। ठीक है, तो ये आपका 60 नंबर का महाजनपद था। इस तरीके से जो 16 महाजनपद हो गए वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यहीं से देखिए महाजनपद से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी पेपर उठा के देखिए, महाजनपद, कैपिटल, रिवर और 1-2 फैक्ट्स, या फिर कभी राजा का नाम पूछ लेगा, कभी बुद्ध के कौन से कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे, तो ये सारी चीजें पूछेगा। और ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं आता महाजनपद से, मगध को छोड़ के, और किसी भी महाजनपद से इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, और महाजनपद में हम मगध के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें वहां से कवर हो जाएगी जो भी मगध से भी आने वाला रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में मगध के साथ। थैंक यू एंड गुड लक।